हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया था। ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम किसी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के में फ्लो करवाते हैं, उसमें क्या होता है, जो करंट निकल करके आती है, करंट वोल्टेज से कैसे रिलेट करती है। तो ये सब हो गया था। लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट भी बता दिया था। लीड मीन्स आगे होता है, लैग मीन्स पीछे होता है। आप लोग ये टर्म बोलते ही होंगे, लीड कर रही है। कभी कभी मैच में ये टीम इतने स्कोर से लीड कर रही है, ये इतने से लैग कर रही है। लीड मीन्स आगे बढ़ना और लैग मीन्स पीछे, लैग मीन्स पीछे पीछे रहना। तो उसी के क्रम में जो है, आज हमें सर्किट्स का आप कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था, मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ। जब ऑल्टरनेटिंग करंट किसी भी रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस से फ्लो होती है, तो उसमें वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ आपका जो है करंट का मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और जब किसी इंडक्टेंस से फ्लो कराई जाती है, तो वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और ये फेज डिफरेंस लैग करता है। यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पर लैग करती है। और इसमें एक नया टर्म निकल करके आया था, एक्स एल, जिसका नाम था, जिसको नाम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। ये बिल्कुल जिस तरह रेजिस्टेंस किसी सर्किट में वर्क करता है करंट को रोकने के लिए, उसी तरह से इंडक्टेंस की भी प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, जो हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ये, और इसकी जो वैल्यू थी 2 पाई एफ एल, या इसको ओमेगा इंटू एल कह सकते हैं। जहां पर एल जो है इंडक्टेंस इन हेनरी है, ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड है, या एफ जो है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है। तो इस तरह से होता है। एक नया टर्म निकल करके आया था। इसमें जो वोल्टेज होती है, करंट से 90 डिग्री पर लीड करती है, या कह सकते हैं करंट 90 डिग्री पर वोल्टेज से लैग करती है। और इसका वेव फॉर्म बना के समझा दिया गया था, वेक्टर डायग्राम बना करके समझा दिया गया था। और उसके बाद जब प्योर कैपेसिटर में कोई भी एसी फ्लो करवाई जाती है, जैसे प्योर कैपेसिटर में जब एसी फ्लो करवाई जाती है, एसी फ्लो करती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें ये होता है, ये सी है, ये V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जब करंट आई फ्लो होती है, तो जो आई निकल करके आती है, आई इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी इसमें करंट लीड करती है, करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री पर करंट लीड करती है। ये सब अच्छी तरह से बता दिया गया था। और इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया था, एक्सी 1 बाई ओमेगा सी, या 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, वेयर सी इज द कैपेसिटी इन फैरेड, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को कह सकते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये नया टर्म निकल करके आया था। एक्सएल और एक्सी का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे होता है, ये सब भी हमने आपको बता दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो ठीक है, इंडिविजुअली तो हमने देख लिया था। अब हम कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल, कॉम्बिनेशन ऑफ आर सी, या कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सी, तीनों का ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ठीक है, वैसे आर एल सी ही काफी था, लेकिन क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ, आप लोग इस तरह से पढ़ना भी चाहते हैं कि आर एल का अलग से कॉम्बिनेशन बताया जाए, आर सी का अलग से कॉम्बिनेशन बताया जाए, और एल सी आर का अलग से कॉम्बिनेशन बताया जाए। एल सी भी होता है, लेकिन एल सी थोड़ा अलग तरह का होता है, क्योंकि एल सी ऑसिलेट करता है, एल सी सर्किट। वैसे प्योर एल और प्योर सी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हमने देखा था जो नए टर्म थे, एक्सएल और एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों का काम बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह है, यानी करंट को रोकना होता है। अब हम जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें एक और टर्म आएगा इसी से मिलता जुलता, जो कि करंट को जो है, इसी करंट को जो है फ्लो में अपोजिशन पैदा करेगा। वो नया टर्म, उसका नाम है, वहाँ पर हमारा जो है रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, या रिएक्टेंस का जो
रिएक्टेंस और रिएक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन आएगा दूसरा टर्म निकल कर, लेकिन काम उसका रेजिस्टेंस की इतना ही होता है। तो ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। आर एल सीरीज सर्किट हम आज से शुरू कर रहे हैं, यानी आर एल और हमारा सीरीज में है। देखिए इसको भी बुक में तरह तरह से बताया गया है, तो मैं जो बता रहा हूं जो सबसे कॉमन है, जिसको आप लोग पढ़ना भी चाहते हैं, किताबों में भी ज्यादातर ऐसे ही दिया रहता है, आर एल सीरीज सर्किट। अब देख लीजिए आर एल सीरीज सर्किट, आर एल सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें आर और एल, देखिए अगर आपने इंडिविजुअली सबके बारे में जानते होंगे कि इसमें करंट कैसे लीड करती है, लैग कैसे करती है, उनका फेजर डायग्राम क्या होता है, वेक्टर और वेव फॉर्म क्या होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो है थोड़ा सा पहले वाला जो मैंने आपको बताया था उसको एक बार जरा सा रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, तब इसको बात पढ़ेगा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसमें। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं, पहले सर्किट को बना लेते हैं। एक हमारा सर्किट है, ये है आर है और ये हमारा है एल। इसमें हमने एक एसी सोर्स लगाया है, एसी सोर्स लगाया है। ये हमारा है आर है, ये जो इंडक्टर है इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमारा एल है, और ये जो हमारा है एसी सोर्स है, ये मान लीजिए V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। मान लीजिए कि हमने इतना सोर्स हमने इसमें दिया है, इस सोर्स के लगाने से इसमें एक करंट फ्लो होगी, स्टेडी स्टेट में एक कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगी, जिसको हम कहेंगे आई। ये है आई, एक करंट फ्लो होगी जो कि दोनों में सेम होगी, क्योंकि दोनों आर और एल दोनों सीरीज में है, इसलिए आई जो है दोनों में क्या होगी, आई सेम होगी, सेम आई इन आर एंड एल बिकॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर भी फेजर डायग्राम या जिसको सिंपली कह सकते हैं वेक्टर डायग्राम का यूज करना है, उसी के आधार पर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बहुत ही आसान है। अब अगर आपका इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, आर एल और सी जो अलग अलग बताया गया था, तो इसमें कोई दिक्कत आपकी होगी नहीं। ठीक है, हमने माना कि आई जो है इंस्टेंटेनियस करंट है, और जब ये करंट फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये मान लीजिए हमारा है वी आर है, और इसके अक्रॉस भी हमारा क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम मान लेते हैं वी एल। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और जानते हैं आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, जैसा कि पढ़ा होगा ओम लॉ के हिसाब से कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर या V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसको पढ़ा होगा आपने ओम्स लॉ। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही सेम टेक्निक यहाँ पर भी अप्लाई करनी है आपको कि V इज इक्वल टू आई आर। अब करंट क्योंकि दोनों में सेम है, तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो है वी आर जो है और वी एल है, ये है इंस्टेंटेनियस, एक तरह से कह लीजिए वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस आर एंड एल, अपियरिंग अक्रॉस आर एंड एल है। तो इसमें जो वी आर होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगी, देखिए इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई इंटू आर हो जाएगी। लेकिन क्या है कि वी आर एंड आई विल बी इन सेम फेज, सेम फेज में होंगे, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि आर और वी यानी जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस appearing across the resistance and will be in phase with I और वी आर दोनों क्या होंगे, फेज में होंगे। और जो वी एल हमारा है, वी एल है, हमने कहा था कि आई इंटू एक्स एल, एक्स एल जिस तरह से सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, तो इंडक्टर लगाने से वहां पे रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई इंटू एक्स एल। तो इसमें जो होगा वी एल, जो वी एल होगी, वी एल जो है विल लीड्स द वोल्टेज द आई बाई 90 डिग्री। ध्यान रहे
क्योंकि जब किसी इंडक्टेंस में करंट फ्लो होती है तो उसमें जो जैसे इंडक्टेंस में सपोज कर लिए करंट हमारी ये थी, जो इसमें जो वोल्टेज अपियर होगी उसके अक्रॉस में इससे 90 डिग्री पर ये आगे होगी। आप देखें पहले ही पढ़ा था आपने, आप देखो मैं बता चुका हूँ अच्छी तरह से, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो अब देखिए यानी वी एल एंड वी आर जो हमारा है ये वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस आर एंड वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस एल है एट द सेम इंस्टेंट जब हमारी करंट आई फ्लो हो रही थी सर्किट में, जब हमारी करंट क्या थी, आई करंट फ्लो हो रही थी। तो अब हमारा ये पर्पज ये है कि वी आर और वी एल, वी आर और वी एल के हेल्प से हम रिजल्टेंट वोल्टेज वी निकालेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज वी निकालेंगे। देखिए इसके इंस्टेंट में भी इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी हो सकती है, वी आर और वी एल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी हो सकती है, जो कि आई, अगर आई इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप इससे वी आर और वी एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इंडक्टेंस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जो कि लैगिंग होता है वो हो जाता है। तो चलिए ठीक है, इतना हो गया है। तो अब देखिए वी आर और वी एल को हम सिंपली मैथमेटिक्स से नहीं जोड़ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है यहाँ पे 20 वोल्ट है तो सम 30 वोल्ट होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम, फेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। फेजर डायग्राम आप इस पहले ड्रॉ कर लीजिए इनका, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फेजर डायग्राम जैसे आपको पता है कि सपोज कर लीजिए कि हमारी ये करंट है, ये हमारी क्या है, ये करंट जा रही है, ये हमारी करंट है, हमारी करंट है। मान लिया कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे हमारी जो है इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। जब ये करंट आर में फ्लो होगी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप वी आर होगा, वी आर और आई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल इसके सेम फेज में होंगे, ये हो जाएगा वी आर। यानी ये अगर हमारा ये ओ है, इसको हम कह देते हैं ये ए मान लेते हैं, इसको चलिए मान लेते हैं सी मान लेते हैं पॉइंट को दिखाने के लिए। यानी कहने में लगेगा कि वी आर और आई सेम फेज में है, वी आर यानी वी आर और आई बिल्कुल क्या है, सेम फेज में, कोई फेज दिख रही है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन जो वी एल होगी, जो हमारी वी एल होगी, इससे आई से यानी कर आई से जो है, आई यहाँ पे है, आई इसी डायरेक्शन, तो वी एल से जो होगी इससे 90 डिग्री पर क्या होगी, आगे होगी। तो इसका जो वेक्टर डायग्राम होगा, जो फेजर डायग्राम होगा वो होगा इस तरह से होगा। ये एंगल देखिए 90 डिग्री को बनाई कि 90 डिग्री का एंगल है ये एंगल जो है ये हमारा है वी एल है, वी एल। देखिए आपने ये वी आर है और ये वी एल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है, 90 यानी एंगल बिटवीन वी एल एंड आई। आई की बात हम कर रहे, वी आर नहीं। अब आई की बात, जो आई से वी एल जो है 90 डिग्री पर लीड कर रहा है, या क्या कह सकते हैं, करंट जो है वी एल से वोल्टेज इन द इंडक्टर से 90 डिग्री पर लैग कर रही है। तो ये हो गया ये। तो ठीक है, आपका इतना काम हो गया है, तो आप इसको आसानी से इसको कर सकते हैं। जो वी आर हमारा था ये था आई इंटू आर था, और ये जो वी एल था ये आई इंटू एक्स एल था। ये तो आपने किया था ना कि वी एल वॉज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल और वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब एक तरह से देखा जाए कि वी एल एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको अब रिजल्टेंट या पाइथागोरस थ्योरम से इसका यूज करके आप पता कर सकते हैं। ये मान लिया ओ है, इसको मान लेते हैं ये ओ है, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए। अब इसको जो है एक थोड़ा सा रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए। ये तो जो रिजल्टेंट हमारा आएगा निकल करके वी आर रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी एल, ये जो हमारा है ये यहां से है, ये है वी, ये है वी है। तो अगर हम इसमें एक
राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं। तो ओ ए जो है वी आर है और ओ बी जो है वी एल है और ओ डी जो है इसका रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ दी सोर्स है, रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ दी सोर्स है। तो इसको निकालिए कि जो V की जो वैल्यू होगी, V की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि दूसरे पर परपेंडिकुलर है ये, तो V की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी या वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। हम सिंपली जोड़ेंगे नहीं, ध्यान रहे, क्योंकि ये वोल्टेज इस तरफ है और ये दूसरी वोल्टेज इसके 90 डिग्री पर फेजर डायग्राम से, यानी कि ये वोल्टेज 10 है, ये 20 है, दोनों जोड़ दिया निकल गई 30 वोल्ट। ऐसा नहीं करना है, वेक्टर डायग्राम की सहायता से या फिर आप इसको कह सकते हैं फेजर डायग्राम की सहायता से इसको हम निकालेंगे तो देखेंगे दोनों वी एल और वी आर दोनों परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर पे जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो इसको देखिए, इसको हमने जो वैल्यू रखा था उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी वैल्यू हमने माना था I इंटू आर, ये इसका स्क्वायर, प्लस ये I इंटू एक्स एल का स्क्वायर कर दीजिए। और अगर हमें v निकालना है तो इसका अंडर रूट ले लीजिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू एक्स एल स्क्वायर हो गया है। बस सिंपली इसके आगे मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं और करना है। अब देखिए I यहाँ स्क्वायर यहाँ पर भी है, I स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इस स्क्वायर रूट से कॉमन लेंगे तो हमारा I नहीं हो जाएगा ये, यानी ये निकल करके हमारा आएगा वी आई कॉमन हो गया, ये जो निकल करके आया हमारा है ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ पर एक्सएल जो है, जो एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसकी वैल्यू होती है ओम में और ये जो बराबर होता है ओमेगा इंटू एल या फिर 2 पाई एफ इंटू एल होता है। तो इस तरह से देखा आपने कि V इज इक्वल टू, यानी अच्छा अब हम अगर हम I को इधर कर लेते हैं तो V अपॉन I इज इक्वल टू एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन निकल करके आएगा, उसका एक अलग नाम है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, या एक्सएल की जो वैल्यू पुट कर दीजिए तो इसमें इस तरह निकल करके आएगी कि ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, where omega is the frequency and L is the self inductance of the inductor है। तो इस तरह से देखा आपने कि बहुत अच्छा रिलेशन निकल करके आ रहा है जिसको हम कहते हैं V बाई आई इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ है ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, वेयर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है। तो ठीक है, अब देखिए V बाई आई सेम बिल्कुल जैसे ओम्स लॉ होता है कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, होता नहीं होता है कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी है, इसी सर्किट में भी है, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है। तो जो नया टर्म निकल करके आएगा इसका नाम होता है Z, इम्पीडेंस, और इसकी यूनिट जैसे आर होता है सेम एज आर, जैसे होता है ये सेम एज आर, इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम में ही होगी, यूनिट भी ओम होगी। यानी इसको इंपीडेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इंपीड्स, यानी ये भी बाधा, इसको हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं। जो Z आता है इन हिंदी जिस कॉल्ड प्रतिबाधा, क्योंकि करंट को एसी को फ्लो होने में ये बाधा प्रोड्यूस करता है, जैसे जिस तरह से रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने में अपोजिशन देता है। तो ठीक है, अब एक नया टर्म आया निकल करके, कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एक्सएल इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ये सेम है बिल्कुल, इस तरह से रेजिस्टेंस होता है, यूनिट भी इसकी वही होगी, ओम होगी, जिस तरह से ओम में हुआ करती थी, और यूनिट की डायमेंशन भी वही बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होगी, फिर नाम इसका बदला हुआ है इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस यानी कह सकते हैं इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एक्सएल, यानी जब सर्किट में हमारे पास आर और एल रहेंगे, आर रेजिस्टेंस होता है, एक्सएल
एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, दोनों का जो रिजल्टेंट आता है इसको हम कहेंगे इम्पीडेंस। ये नया टर्म है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, अब हमने देखा कि जो वोल्टेज निकल करके आई है, जो ये जो हमारी, इससे देखा आपने कि V और निकल करके आई है, तो आप इससे कह सकते हैं क्या, इससे हम, मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, इसको देखिए आप, जरा सा नोट करना चाहिए तो नोट कीजिए। चलिए इसको पूरा ही मिटा दे रहा हूं, मैं इसको पूरा ही मिटा दे रहा हूं। तो आपने देखा कि ये जो हमारा आया है V अपॉन I इज इक्वल टू Z, जिसकी वैल्यू थी ये R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर आई है। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ओम्स लॉ की तरह हो गया। अच्छा, अब देखिए थोड़ा रिजल्टेंट, हम जो वोल्टेज आई है यानी VR और VL से हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमने ये V निकाला है, ये देखिए अब ये क्या है, ये देखिए इससे I से 5 डिग्री आगे है, ये मान लेते हैं एंगल, ये क्या है, ये 5 डिग्री हमारा आगे होगी। समझ नहीं समझ रहे हैं, यानी फाई इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज V एंड द रिजल्टेंट करंट I, दोनों के बीच का एंगल है। इस एंगल को बोलते हैं हमें फेज एंगल या फेज डिफरेंस बोलते हैं। अभी भी देखिए करंट हमारी यहां पर है, वोल्टेज उससे 90 डिग्री 5 डिग्री पर आगे है, नॉट 90 डिग्री, यानी इस केस में, इन दिस केस V लीड्स द करंट in this case V leads the current by 5 डिग्री, बाई 5 एक एंगल है, 5 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं लीडिंग हो रही, लीडिंग 90 डिग्री पर नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि देखिए अगर प्योर इंडक्टेंस होता तो प्योर इंडक्टेंस में तो करंट 90 डिग्री पर जो है लैग करती है, वोल्टेज 90 डिग्री पर लीड करती है। जैसे इंडक्टेंस अगर ये लगा हुआ है, ये इस तरह से लगा हुआ है, ये L और ये हमारी ये V है, तो जो वोल्टेज होती है करंट से 90 डिग्री पर लैग करती है, 90 डिग्री है ये हमारी है, ये VL है और ये हमारी है, ये IL है। लेकिन 90 डिग्री, देखिए अब ये क्या है, रेजिस्टेंस और दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी रेजिस्टेंस का ये कोशिश करता है कि रेजिस्टेंस हमारे फेज में, करंट हमारे फेज, वोल्टेज जो होती है रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट के फेज में होती है, लेकिन वोल्टेज इन इंडक्टेंस करंट की क्या होती है, 90 डिग्री फेज में होती है। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो दोनों का प्रभावी इफेक्ट, प्रभावी जो वैल्यू होती है वो जो है 90 डिग्री से कम पे लैग करवाती है, यानी करंट जो है लैग करती है। करंट इट मींस करंट स्टिल लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज V है, बट नॉट बाई 90 डिग्री है, इट इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। और ये जो एंगल होता है लेस देन 90 वाला, ये एंगल होता है फाई, क्योंकि देखा आपने फाई इज द एंगल बिटवीन I एंड V है। तो I और V को भी निकाल सकते हैं, जैसे उसमें था 90 पे हो रहा है, इसमें 90 से कम पे हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए जो तरीका है, देखिए एक हमें ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए इसमें, जैसे ये ट्रायंगल, ये हमारा है, ये इसको कर लीजिए जैसे OAD, जो ट्रायंगल हमारा जो बन रहा है, ट्रायंगल OAD, इसमें देखिए ट्रायंगल OAD में देखिए क्या बन रहा है, इसको देखिए। अब ये चूंकि इंपीडेंस बन रहा है, देखिए इस डायग्राम को ड्रा कर, फिर से मैं ड्रा कर दे रहा हूं मैं, कि ये देखिए जैसे हमारा VL था, VL की वैल्यू क्या थी, I इंटू XL थी, और इसकी वैल्यू जो क्या थी, मैं फिर से यहां पे ड्रा कर रहा हूं। ये देखिए जो हमारा जो ये बना था, ये देखिए ये था VR जो कि था I इंटू R था, और ये जो हमारा था ये VL था जो कि I इंटू XL था।
तो अब इसको देखिए, ये इसको मान लीजिए आई एक्सएल है और ये आई इंटू वी आर है। तो अगर इसमें से अब आई हटा दें, तो आई हम हटा दें, आई अगर इसमें हटा दें तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर आर और एल बचेगा, और ये एंगल है हमारा ये फाई। तो इस तरह से देखिएगा, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ओ ए डी, तो इसमें जो tan फाई निकल करके आ रहा है, tan फाई जो निकल करके आ रहा है, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, जैसे ये वी एल है तो इधर भी हमारा ये वी एल होगा, ये हो जाएगा ये वी एल, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी आर हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है आई इंटू एक्सएल है, ये आई इंटू आर है, तो आई इंटू कट गया तो एक्स एल अपॉन आर, यानी tan फाई निकल करके आया है, tan फाई निकल करके आया है एक्स एल अपॉन आर, या इसको कह सकते हैं ओमेगा एल अपॉन आर। इतने एंगल से हमारी करंट लैग कर रही है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई, यानी जो अब जो है करंट जो है, करंट लैग्स बिहाइंड, यानी उसके पीछे है करंट, लैग्स बिहाइंड दी वी बाई 5 डिग्री which is equal to tan phi is equal to ओमेगा एल अपॉन आर। इससे इस पे जो क्या है ये 50 डिग्री जो है ये हमारा ये करंट लैग कर रही है। तो अगर हमें करंट का इक्वेशन लिखना हो, जैसे इसमें था कि हमने लिखा था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये था। तो अगर हमें करंट का इक्वेशन लिखना हो इस केस में, तो करंट का इक्वेशन कुछ आएगा इस तरह से, यानी ये तो हमारा V हो गया है, लेकिन जो करंट आएगा ये आएगी हमारी, चलिए ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 डिग्री, ये लिख करके आएगा, वेर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। जेड जो हमारा क्या है, ये इंपीडेंस है, जेड हमारा क्या है, ये इंपीडेंस है। ध्यान दीजिएगा इसकी तरह से पढ़िएगा, ये आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट जो है मैक्सिमम वोल्टेज है और आई नॉट मैक्सिमम करंट है, जेड जो है क्या है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट है, इंपीडेंस जो कि ओम में होता है। तो ये देखा दोनों आपने, यानी जो वोल्टेज और करंट जो है, अगर हमारी ये वी है, हमारी ये वी है, ये हमारी अगर ये वी है और ये करंट हमारी जो है ये आई है, ये हमारा 5 डिग्री से लैग कर रही है, जैसा कि इस डायग्राम में बना हुआ है। तो ये रहा हमारे पास सीरीज आरएल सर्किट के बारे में। जैसे इंडिविजुअली पढ़ते थे आप, बिल्कुल उसी का है, उसी का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए, सपोज कर लीजिए यही आपका जो है, जैसे आपने बताया कि tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, मान लीजिए इस तरह से है ये। और सपोज कर लिए कि एल हमारा सर्किट में नहीं है, एल हमारा सर्किट में नहीं है, इफ एल इज जीरो, इफ एल इज इक्वल टू जीरो, देन tan फाई विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। tan फाई विल बी इक्वल टू, सॉरी, इफ एल इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, यानी एल सर्किट में है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस है। तो उस केस में क्या हमारा जो फाई है, ये फाई क्या है, ये 0 है, यानी जो फेज वोल्टेज का था वही सेम फेज करंट का हो जाएगा। अगर ये 0 कर दें इसको, तो y इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा दोनों का फेज बिल्कुल सेम है, प्योर रजिस्टिव सर्किट में होता है ये, यानी प्योर आर सर्किट हो जाएगा। अगर हम कह देते हैं नहीं, हमारा इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर आर हमारा 0 है, तो हमारी जो फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। अगर आर हमारा देखिए, इसमें आर हम 0 रख देते हैं, तो 0 इनफाइनाइट अपॉन 0 ये होता है, क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है, इसका हम लोग हमारा क्या है कि प्योर एल सर्किट है, प्योर एल सर्किट, CKT द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्किट। तो ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि वोल्टेज और करंट जो है कैसे जो है उसमें एक RL सीरीज सर्किट में करती है। तो RL सीरीज सर्किट में जो रिजल्टेंट करंट आती है, रिजल्टेंट वोल्टेज लगाने से, वो जो है लैग करती है, करंट जो है लैग करती है, या वोल्टेज जब देखिए जब एक लैग करेगी दूसरी लीड करेगी, दोनों एक तरह से रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी करंट लैग करती है 5 डिग्री 90 डिग्री से नहीं, जैसा कि प्योर इंडक्टेंस में था। और इस फाई की जो वैल्यू होती है, इसको निकालने का तरीका हमारा क्या है, ये ओमेगा एल अपॉन आर है, ओमेगा एल यानी एक्स एल अपॉन आर है। तो इस तरह से देखा आपने कि
एक आरएल सर्किट में जो है ये कैसे बिहेव करता है। तो ठीक है, इतना रहने दीजिए, उसके बाद फिर अभी मैं दूसरा एक आरसी बताऊंगा, दूसरे लेक्चर में करूंगा, इसको नोट कर लीजिए। और एक न्यूमेरिकल कोशिश करने की। अच्छा, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल दे देता हूं, मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल एक बार किसी एग्जाम में दिया भी था, ये नीट में या उसमें दिया हुआ था कि सिंपल इस तरह से सर्किट था कि चलिए इसको मिटा रहा हूं। ये आपके किसी साल आया है ये। एक जो हमारा आर है, एक एल है, एक सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, ये आर है और ये एल है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज थी ये थी 90 वोल्ट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी ये हमारी थी 120 वोल्ट। और इसमें 3 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पेयर की करंट फ्लो। इसमें Z की वैल्यू बतानी कितनी होगी, Z की वैल्यू बतानी है ये कितनी होगी। यानी वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द R and across the L is equal to 90 volt and 120 volt respectively. Then you have to find the value of Z. Z is equal to क्या होता है, V upon I, ठीक होगा ना, V upon I। लेकिन V क्या होगा, यहाँ देने V 90 और 120, इसको जो है सिंपली अर्थमेटिक की तरह नहीं ऐड करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, फेजर सम इसका लेंगे। जो फेजर सम होगा V इज इक्वल टू, यही जो आपने पढ़ा था, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन्स ये जो हो गया है आपका वी आर जो है ये 90 का स्क्वायर है प्लस ये जो हमारा है ये 120 का स्क्वायर है ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू करीब आएगी 150 वोल्ट, 150 वोल्ट। वैसे अगर दोनों का अर्थ जोड़ लेते तो 90 प्लस 120 210 हो जाता, लेकिन नहीं, इसका जो एग्जैक्ट सम आएगा, जो फेजर सम आएगा 115 वोल्ट आएगा। और आपको आई दिया हुआ है, आई जो हमारा क्या है, ये दिया हुआ है, यानी 150 अपॉन 3 इज इक्वल टू 50 ओम। इसका जो इंपीडेंस होगा Z मीन्स इंपीडेंस, इंपीडेंस इज इक्वल टू 50 ओम। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक बार आ चुका है, ये बहुत सिंपल था ये, यानी Z इज इक्वल टू V अपॉन, जैसे आप बाहर निकालते थे इस तरह से ये इसी सर्किट का जो है ये ओम्स लॉ है ये। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं यहां पर आपसे दे रहा हूं, ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन ही है कि ये जो हमारा सर्किट आरएल सर्किट पर ही बेस्ड है, आरएल सर्किट पर ही है। एक हमारा आर सर्किट है, एल है सेल्फ इंडक्टेंस है, ये इस दोनों को एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। आर की जो वैल्यू है ये हमारी है 9 ओम और जो एल है ये दिया हुआ है हमारा 20 मिली हेनरी दिया हुआ है ये। और जो ये वोल्टेज दी हुई है V इज इक्वल टू, ये हमारी है 200 साइन 50 टी। तो आपको ये बताना है इसमें कि फाइंड द RMS करंट, यानी IRMS ये कितना होगी। और ये पूछा है कि IRMS कितना होगा, और इसका हमारे Z पूछा है, Z कितना होगा ये बताना है आपको। और दूसरा है कि VR एंड VL इन सब की जो है RMS वैल्यू बतानी है, RMS वैल्यू बतानी है। तो बता लेंगे, इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए पहले इसका Z निकाल लीजिए, Z निकालने का पहले इसमें देखिए L है तो XL निकाल लीजिए। XL जब निकालेंगे तो ये होता है ओमेगा इंटू एल या 2 पाई एफ इंटू एल। इसे देखिए ओमेगा निकल कर क्या आ रहा है 50 आ रहा है, इस ओमेगा कितना निकल कर क्या आ रहा है ये 50 आ रहा है, क्योंकि देखिए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह 50 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 50
इंटू 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये निकल करके इसकी जो वैल्यू आएगी ये 6.28 आएगी, 6.28 ओम आएगी। और आर हमारा दिया हुआ है 9 ओम दिया हुआ है, तो जेड की जो वैल्यू होती है ये होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 6.28 का स्क्वायर, जब इसकी रिजल्टेंट निकालेंगे तो आएगा 10.97 ओम आएगा। बस हमारा z निकल गया है। जब z निकल गया है, देखिए हमें v नॉट दिया हुआ है, v नॉट दिया हुआ है, तो v नॉट यानी v नॉट इज इक्वल टू 200, ये दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो VRMS निकाल लेंगे, VRMS निकालेंगे तो VRMS की वैल्यू कितनी आएगी, यानी VRMS इज इक्वल टू 200 वोल्ट अपॉन √2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 141.4 वोल्ट आएगी VRMS। इसलिए IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। VRMS की वैल्यू की 141.4 और Z की वैल्यू कितनी है 10.97, ये आपका निकल करके आई है 12.89 एम्पियर। बस ये हो गया है। अब हमको निकालना है VR और VL की RMS वैल्यू निकालनी है, तो VR जो है इसकी RMS वैल्यू जो होगी IRMS इंटू R, और सॉरी ये RMS वैल्यू, और ये जो VL है इसकी वैल्यू हो जाएगी IRMS इंटू XL, सबकी वैल्यू दी हुई है। IRMS पता है, IRMS की वैल्यू कितनी है 12.89 इंटू R की वैल्यू कितनी है 9, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, करंट दोनों में सेम है, 12.89 इंटू XL की वैल्यू कितनी आई थी 6.28, तो इन दोनों को जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जो हमारी VR की, ये आएगी करीब 116 वोल्ट आएगी, और ये आएगी 80.9 वोल्ट आएगी, 80.9 वोल्ट आएगी RMS वैल्यू। इसकी VR और VL की RMS वैल्यू पूछी गई है ये। तो अब देखिए, ये देखिए VR हमारा कितना है 116 और VL कितना हमारा है 80, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा जब निकालेंगे ना, एक तो इसमें हालांकि दिया नहीं है लेकिन बता दे रहा हूं मैं, ये VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर इज इक्वल टू V, यही इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे ना, VR की वैल्यू कितनी आई है 116 का स्क्वायर, और इसकी कितनी है ये 80.9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 141.4 ही आएगी। कैलकुलेट करके इसको आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका छोटा सा न्यूमेरिकल था, इससे और भी अच्छे न्यूमेरिकल जो है कोशिश करेंगे कराने की, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, खुश रहिए।